जो ममता जी चाहती थी या जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, ये जो अडानी चाहते थे, वो हो रहा है। ममता का ऐसे वक्त में ये बयान अडानी से इशू को डाइवर्ट करने के की कोशिशों के रूप में देखा जाना चाहिए। बीते 15 दिनों में जब से ये अडानी का पूरा मामला वैश्विक स्तर पर सामने आया है और भारत के तमाम सारे अधिकारियों को रिश्वत देने का मामला जो अमेरिका ने अपने कोर्ट में चलाया है, उसके बाद से जिस तरह से संसद नहीं चली, वो इसीलिए कि अडानी का मामला डिसॉल्व हो जाए। महाराष्ट्र में क्या नया हुआ? फडणवीस को सीएम बनाना था, इसमें क्या ऐसा पेंच था, ऐसे कौन सा रॉकेट साइंस थी कि उसे 12-13 दिन लटका के रखा गया? दूसरे दिन शपथ क्यों नहीं दिलाई जा सकती? सिर्फ इसीलिए कि चीजों का जो फोकस है वो अडानी से हटकर महाराष्ट्र पे है। अभी निशिकांत दुबे सांसद ने जो बयान दिया वो क्या है? इसके पहले जो सम्बित पात्रा ने बयान दिया संसद में, वो क्या है? अभी कल ही की बात, शायद आज की ही बात है, अजीत पवार को जो क्लीन चिट दी है बेनामी संपत्तियों के मामले में, उप मुख्यमंत्री की शपथ के ठीक दूसरे दिन उसको बेनामी संपत्तियों से क्लीन चिट दे देना, क्या है ये? लोग इस पर बात करने लगे। आपके पास है तो 24 घंटे ना, आप उन 24 घंटे में ही कुछ काम करोगे, कुछ बात करोगे। संभल का मामला, मस्जिद के सर्वे का मामला, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मामला। मतलब आपको बांग्लादेश चाहिए धर्मनिरपेक्ष और भारत चाहिए हिंदू राष्ट्र। आपको अफगानिस्तान चाहिए प्रोग्रेसिव और भारत चाहिए दकियानूस। आपको बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के अधिकार चाहिए और यहां पर बहुसंख्यकवाद चाहिए। आपको पाकिस्तान में लोकतंत्र चाहिए और भारत में तानाशाही चाहिए। मतलब आप एक ही मुंह से दो तरह की बातें कह कैसे सकते हो? और ये ममता का जो मामला है, मैं ममता पर ही बोल रहा हूं, ममता का जो मामला है, ममता की नीति और नियत पर आंख बंद कर कर वैसे ही विश्वास नहीं किया जा सकता जैसे कि हमने नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया। न भूलें कि नीतीश कुमार भी एक समय एनडीए के हिस्से थे और ममता बनर्जी भी एक समय एनडीए के हिस्सा थे। आज अडानी पर खुलकर जिस तरह से कांग्रेस, और कांग्रेस में भी मैं कहूं राहुल और खड़गे जिस तरह से हमलावर है, उस तरह से कांग्रेस भी नहीं है और इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी नहीं है। अभी सनी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अंबानी के यहां पे शादी में राहुल के अलावा सब थे। क्यों? कांग्रेस को भी हम पूंजी परस्त पार्टी ही मानते रहे। अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की वैचारिकता में जो परिवर्तन आया, हालांकि उसके पहले भी जब वो खट्टा परसोल के मामले में, भूमि अधिग्रहण के मामले में उनने जमीनों को लेकर आदिवासियों के और किसानों के पक्ष में बात कही, उसके बाद से जिस तरह से मीडिया और पूंजीपति घराने उनके खिलाफ हुए, उसके बाद से जिस तरह से उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने अपने आप को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से धोया और लोगों के सामने बताया। नोटबंदी को लेकर उन्होंने जो बात कही थी बाद में सही साबित हुई, कोरोना को लेकर उन्होंने जो बात कही थी बाद में सही साबित हुई। तो आज पूरा का पूरा इशू, चाहे ममता का कोई स्टेटमेंट हो, चाहे सम्बित पात्रा का हो, चाहे निशिकांत दुबे का हो, चाहे संभल का मामला हो, मस्जिदों के सर्वे का मामला हो, यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित हमलों के खिलाफ सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का उतरना, आज माहौल इस तरह का बना दिया है कि सुधी लोगों को, हम लोगों को भी लगने लगा कि हो सकता है वहां पे बंगाल में कुछ
पश्चिम बंगाल में कोई दिक्कत, पश्चिम बंगाल में कोई दिक्कत हो रही है, बांग्लादेश में कोई दिक्कत हो रही है, हुई भी है। वहां पर कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं, जो भारत में भी दूसरे तरह की शक्तियां शामिल हैं, वो चाहती हैं वहां पर ध्रुवीकरण हो जाए, और नो डाउट वहां पर काम हुआ है। मतलब वहां के किसी मस्जिद मंदिर पर हमला हुआ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे यहाँ की मस्जिद पर हुआ तो वहां के हिंदू को किसी ने परेशान किया, बड़ी बात होगी। हमारे यहाँ के मुसलमान को किसी ने परेशान किया तो हम कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। भारत में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, चीन में भी, अरब में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी, अमेरिका में भी, रशिया में भी, पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों के ही क्यों, इंसान के, एक नागरिक के अधिकार पूरी दुनिया में एक जैसे सुरक्षित होने चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। या सैनी साहब के अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं होना चाहिए? पुष्पराज के अधिकार, राम प्रकाश जी के अधिकार क्यों सुरक्षित नहीं होने चाहिए? आज हम चारों ही खतरे में क्यों है? आज सम्बित पात्रा ने कह दिया राहुल गांधी को देशद्रोही, हमको भी कह रहे हैं लोग देशद्रोही, कैसे भी है, क्यों? तो क्या मैं अल्पसंख्यक नहीं हो गया? आज की तारीख में हम पैनलिस्ट तो मुसलमानों से ज्यादा अपने आप को अल्पसंख्यक मान रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही बात को सही कहना, न्याय को न्याय कहना, इंसान पर इंसान का अत्याचार न हो, राष्ट्र पर राष्ट्र का दमन न हो, इस बात को कहना मुश्किल हो गया। यदि आज मैं कह दूं कि मैं भारत का नहीं विश्व का नागरिक हूं, मेरा जन्म भारत में, तो संयोग की बात है, धरती पे हुआ है, धरती मेरी माँ है, मैंने धरती माँ कह दिया तो वो कहते अच्छा मतलब भारत माता नहीं है, फिर मैं कहूंगा मध्य प्रदेश माता है, फिर मैं कहूंगा गुना जिला माता है, फिर मेरी गांव की माता कहूंगा, फिर मैं मेरी माँ को माँ कहूंगा। तो कितना संकीर्ण हुआ जाना पड़ेगा भाई। तो आज के समय में मेरी जो कंक्लूडिंग में बात कहूं कि मुझे लगता है अभी 15 दिनों में जो भी कुछ हो रहा है वो अल्टीमेटली अडानी के इशू को, जो कि तोते में जान है राजा की, तो उस तोते की गर्दन न मरोड़ी जाए, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपने कुछ भी कह दिया। आपको अंतिम लाइन बता रहा हूँ, बोल रहा हूं मैं, कि आपको याद हो, हम सब लोग सीनियर लोग हैं, तो आपको याद हो गाँव में पहले चेचुए रखते थे। मतलब यदि आपके घुटने में दर्द है या आपके पैर टखने में दर्द है तो घुटने में लोहे की सलाखों से आपको गोद दिया जाता है। मतलब एक ऐसी जगह पर आपको चोट दे दो कि दूसरी छोटी सी चोट का दर्द कम हो जाए। तो आज के समय में जो भी ये बयानबाजी हो रही है, इन बयानबाजियों के पीछे अल्टीमेटली अडानी के इशू से पूरे देश को, पूरी दुनिया को डाइवर्ट करना है, संसद को नहीं चलने देना है। और संसद में इतनी कम संख्या है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की भी आज के समय में कि कोई भी एक्ट ये नहीं ला सकते हैं नया। और इस समय चूंकि संसद चल रही है तो अधिनियम भी, अध्यादेश भी नहीं ला सकते। वरना अध्यादेश लाकर 6 महीने के लिए उसकी उम्र बताकर और ये कोई एक ऐसा इशू खड़ा कर देते कि वो आपको लगता कि वो ज्यादा बड़ा इशू। जी देखो, साफ गोई से बात तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अपनी बात को बिना लाग लपेट के कहना, मतलब ये भारतीय मूल का सबसे आदर्श परिष्कृत रूप है। लाग लपेट से अद्भुत भवानी प्रसाद मिश्र की कविता मुझे याद आती है, आप और जनाब तो ऊपरी आवरण है, दिखावा है, अंदर से तू और मैं हूं। तो जो साफगोई तो हमेशा से प्रशंसनीय होती है, तात्कालिक रूप से भले ही आपको उसमें परेशानी हो जाए। अभी क्या दिक्कत है असल में, ममता के साथ क्या दिक्कत है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों कल्चरली भी और सामरिक दृष्टि से भी दोनों आपस में इतने जोर से घुले मिले हैं कि उनको आप अलग करके देख नहीं सकते। बांग्लादेश में सरकार का बदलना, वहां पर कट्टरपंथी ताकतों का आ जाना, उससे बांग्लादेश के जो जनमानस का जो प्रभावित हुआ है, उससे बहुत गंभीर इमोशन जुड़ा है हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल का। इसलिए वहां की एक होगी। अभी देखो आप, व्यापार वाणिज्य पर भी कितना प्रभाव पड़ा है, और व्यापार का जो रास्ता बंगाल से होके जाता है बांग्लादेश के लिए, उसमें तो पूरा अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। मतलब बांग्लादेश में जिस तरह के
हमारा कपड़ा, हमारा बिजली, बिजली भले अडानी की हो पर जा तो देश से ही रही है। तो हमारे तमाम सारे जो सामान यहाँ से जा रहा था, वो वहां से जो कपड़ा आ रहा था, यहाँ से जो दूसरी चीजें जा रही थी, खाद्यान्न जा रहा था, यहाँ से चीनी जा रही थी, चीनी उनने पहली बार पाकिस्तान से मंगाना चालू की है। तो किस तरह से पूरा का पूरा व्यापार प्रभावित होने वाला है, भारत का भी और खास में पश्चिम बंगाल का। इसलिए पश्चिम बंगाल के मामले में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को बांग्लादेश के मामले में, चूंकि वो संवैधानिक रूप से सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, इसलिए कैसे तो भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। और अभी उनका बयान भी आया था वहां के अल्पसंख्यकों को लेकर, हालांकि वहां के तथ्य दूसरे निकल के आ रहे हैं। कभी हम इस पर भी बात कर लेंगे कि बंगाल, वहां पर बांग्लादेश में हो क्या रहा है और अल्पसंख्यकों का क्या मामला है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि कांग्रेस का आपने जिक्र किया कि कांग्रेस हार रही है, लगातार हार रही है, ऐसा है वैसा। कैसे मान लूं मैं? मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी 2 साल भर पहले 50 सांसद थे, आज 100 हो गए। 100% की जिसकी ग्रोथ हो, ममता जी की ग्रोथ कितने परसेंट है, बाकी दूसरे लोगों की ग्रोथ कितने परसेंट है? तो आज की तारीख में यदि ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी ने या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से या कांग्रेस ने आज के समय में 50 से 100 सीटों के आसपास आ गई। दूसरा, पूरी संसद को आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी 250 के आसपास सिमट गई, आधी से भी कम सीटें रह गई। मतलब पूरी सीटों में से आधी से भी कम, वो फुल फ्लेज मेजोरिटी में है ही नहीं। पिछले 10-12 सालों में सबसे कम सीटें उनको मिली हैं। दूसरा, एक और खास बात है कि हिंदुत्व का जो मामला था, राम मंदिर बनाकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ये सोच रही थी कि सकारात्मक हिंदुत्व राजनीति करके वो कुछ पा पाएंगे। लेकिन इस 2024 के लोकसभा के बाद ये समझ में आया कि सकारात्मक हिंदुत्व से काम नहीं चलने वाला है, आक्रामक हिंदुत्व जरूरी है। इसलिए उस चुनाव के बाद से ही, उस चुनाव में उनकी राम मंदिर का मुद्दा इनकेश न हो पाने की बात से ही लगातार कटेंगे तो बटेंगे और भैंस छीन ले जाएंगे और मंगलसूत्र छिना लेंगे और ये कर लेंगे, मतलब नफरत की राजनीति को उन्होंने अपनी कोर इशू बनाया है। इसलिए मेरा दूसरा एक बात और, अभी सैनी सर बोल रहे थे इंदिरा गांधी के समय के वक्त को, इंदिरा गांधी के समय का वक्त और आज के वक्त में सर बहुत अंतर, ये बड़ा जो अंतर आया है वो ये अंतर आया है कि आज हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं। 1971 में, 70 में, 77 में, 75 में यदि किसी गांव में बैठे हुए किसी व्यक्ति के मन में कोई एक विचार आया तो वो विचार पुष्पित होता था, पल्लवित होता था, फलित होता था। आज के समय में न पुष्पित होता, न पल्लवित होता, न फलित होता, उसका एवर्शन होता है। मेरे दिमाग में कोई विचार आया, तुरंत मैंने अपना मीडिया अकाउंट खोला और अब वो 3 लाइन कहां कहां पहुंच रही है, उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, कौन लोग उसे कमेंट कर रहे हैं, कौन लाइक कर रहे हैं, कौन बिना लाइक करके करे उसको पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये प्रतिक्रियावादी जो वक्त है, इसमें चीजें बहुत जल्दी सामने निकल कर आ रही हैं। पहले क्या होता था, गांव देहातों में इंदिरा गांधी के बारे में भी कोई खबर आई, अखबार में छपी, अखबार में 4 बजे आता था, 4 बजे अखबार में कोई खबर छपी, फिर बिल्लानों में बैठकर उसकी चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, बहस हो रही है, फिर वो एक पूरे गांव का एक विचार की तरह से अगले गांव पहुंच रहा है, फिर अगले गांव पहुंच रहा है, फिर एक पूरा देश का टेम्पो बनता था, माहौल बनता था। पर आज के समय में तो एवर्शन हो रहा है, जन्म हो ही नहीं रहा विचार का। तो विचार जिस तरह से घटित होना चाहिए था समाज में, दिमाग में, दिल में, विचार चर्चाओं में, उसकी जगह आजकल एवर्शन हो रहा है। इसलिए ममता जी ने कोई बात कही, तुरंत प्रतिक्रिया पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में से आ जाती है। राहुल ने कोई बात कही, पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया आ जाती है। उसकी मोदी जी ने कोई बात कही, पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया आती है, उस प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया होती रहती है। तो एक कॉन्क्रीट विचार पूरे देश का बन नहीं पाता है सोशल मीडिया के वक्त में। 2024 में एक दिक्कत ये भी है जो इंदिरा गांधी के वक्त में। डॉक्टर संजय ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में हिंदू अल्पसंख्यक है। तो आज की तारीख में यदि आप यहाँ पर मुस्लिमों के प्रति दोयम दर्जे का बर्ताव करेंगे
तो मुस्लिम राष्ट्रों के का आपके प्रति, आपके हिंदुओं के प्रति, भारत के प्रति, वहां पर बसे भारतीयों के प्रति क्या नजरिया होगा, ये आप तय कर रहे हैं। या तो पूरी दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र हैं, या ईसाई राष्ट्र हैं, या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। आपने यहां पर यदि मुस्लिमों को परेशान किया तो उनकी जो हिंदुओं को देखने की या भारतीय लोगों को देखने की दृष्टि बदलेगी। ईसाइयों को यहाँ पर परेशान किया, ईसाई मिशनरियों को आपने परेशान किया, तो वहां पर भारतीयों को और हिंदुओं को देखने की नजरिया बदलेगा, उन देशों के लोगों का। वहां यहाँ पर सेकुलर लोगों को आपने परेशान किया, तो जो सेकुलर राष्ट्र हैं उनके बारे में, उनके 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 मन में आपके प्रति, भारतीयों के प्रति बहुत अच्छी इमेज नहीं बनेगी। तो आपके एटीट्यूड से पूरी दुनिया में बसे वे हिंदू जो हर जगह अल्पसंख्यक हैं, उनको आप परेशान कर रहे हैं, परेशान ही करेंगे। इसलिए आज की जो सरकार है, इस सरकार की जो स्लोगन है हिंदू खतरे में, वाकई 2014 के बाद में आया है, और भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का हिंदू खतरे में है। भारत का हिंदू तो फिर भी अपने आप को बचा लेगा, पर पूरी दुनिया के हिंदुओं के बारे में कोई गारंटी नहीं कि वे अपने आप को सर्वाइव कर